Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। कश्मीर फाइल्स शायद सभी लोगों ने देखा है, जो नहीं देख रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखने के लिए। कश्मीर फाइल्स ने हम लोगों को अंदर तक हिला दिया है। जो हमारे एज ग्रुप के लोगों को तो कश्मीर में क्या हुआ है वो पता था, मगर हमने अनदेखा किया। मगर न्यू जनरेशन्स को पता नहीं था, और इस मूवी ने न्यू जनरेशन्स को भी बताया कि रियलिटी क्या है। इससे जो इकोसिस्टम है और जो लुटियंस के कबाल है, ये सब तो बड़े परेशान हुए। और परेशानी इसके वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। एंड मतलब हमारे ऊपर नहीं, ये मूवी को अटैक कर रहे हैं, मूवी के सपोर्टर्स को अटैक कर रहे हैं। और लेटेस्ट जो फियास्को हुआ है वो आप लोगों को सबको पता ही है कि लेटेस्ट फियास्को हुआ है दिल्ली के विधानसभा में। आज इसी सारे बातों के चर्चा करने के लिए, प्लस क्या केजरीवाल जी मोदी जी का कांग्रेस का स्पेस ले रहे हैं, उनका वोट बैंक पे कब्जा कर रहे हैं, इस बारे में बात करने के लिए, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हेमीर देसाई जी है। नमस्कार हेमीर जी, वेलकम। गौरव चिब्बर जी है। नमस्कार गौरव जी, वेलकम। एंड विनीश वर्मानी जी है। वेलकम विनीश जी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। तो मैं शुरुआत करूंगी हेमीर जी से। हेमीर जी, केजरीवाल ने क्या जोश में आके उल्टा सीधा बोल दिया कि पूरे होशो हवास में उन्होंने ये सारी बातें की थी? नहीं नहीं मैडम, ये ही इज वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। जब यूपी में होता है तो हिंदू बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है, गंगा में स्नान करने चला जाता है, और तब वो ऐसी घोषणा कर देता है कि राम मंदिर बनेगा तो हम सभी वृद्धों को हम फ्री में बस में ले जाएंगे, फ्री में जाके यात्रा करवाएंगे। सो ही नो हाउ टू प्ले द गेम्स। अभी एमसीडी के इलेक्शन आ रहे हैं तो ही नीड्स द वोट्स ऑफ द सेक्युलर पीपल। तो जानबूझ के उसने वो पार्लियामेंट में से कहा ताकि वो मैसेज सभी लोगों तक, जब तक ऐसा नरेशन बन रहा था कि केजरीवाल इज लिटिल बिट टर्निंग टुवर्ड्स द आरडब्ल्यू, लेकिन ये स्टेटमेंट देके उन्होंने फिर से अपने जो वोटर्स है, सेक्युलर वोटर्स, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। और एमसीडी इलेक्शन है वो उसके लिए बहुत बड़ा इलेक्शन है, और वहाँ पे सेक्युलर वोट्स का बहुत बड़ा और लोअर मिडिल क्लास वोट का बहुत बड़ा उसका दारोमदार है। तो ही नोज हाउ टू his main point is a very cruel and anarchist person. The plus point is he know how to convince the people. His communication skill is good. That's why people get attracted. But every now and then he always get एक्सपोज। मॉर्निंग में कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। अभी अभी 1 घंटे पहले उसने ट्वीट किया कि मैं देशभक्त हूँ, मैं कट्टर वो हूँ। तो वो देशभक्त अगर है तो उसने कन्हैया कुमार को क्यों सपोर्ट किया, टुकड़े टुकड़े गैंग को, टुकड़े टुकड़े गैंग को, कन्हैया कुमार की फाइल को क्यों दबा के रखा, सर्जिकल स्ट्राइक पे क्यों सवाल उठाए, क्यों बाटल हाउस वाले को फेक वो बताया था। अभी उसने कश्मीरी पंडित्स की जो महिलाओं पे जो दुर्व्यवहार हुआ था, पार्लियामेंट में हंसी उड़ा के उन्होंने उस महिलाओं का अपमान किया है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि कश्मीरी फाइल्स में से कौन कौन सा हिस्सा, कौन सा सीन जो है फेक है। उन्होंने बोल तो दिया कि फेल झूठी है, लेकिन कौन सा हिस्सा झूठा है ये वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म जो टैक्स फ्री करने की बात थी, दैट वाज डिमांड बाय द पीपल ऑफ द दिल्ली एंड क्योंकि वो हर फिल्म को टैक्स फ्री करते थे। 83 को टैक्स फ्री किया, चाणक्य को टैक्स फ्री किया, और बदला के टैक्स फ्री किया, और बहुत सारी फिल्मों को टैक्स फ्री किया। कई 20 से 25 फिल्मों को टैक्स फ्री किया। लेटेस्ट में 83 को टैक्स फ्री किया। तो वो वहां पे, यहाँ पे जब जो हिंदू जेनोसाइड हुआ है वहां पे वो एकदम चुप है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा।
और उन्होंने फिर ये भी कहा है कि हम लोग ने कश्मीरी पंडित के टीचर्स को हमने परमानेंट किया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद परमानेंट किया है। तो उसमें भी वो एक्सपोज हो गए हैं। तो he keeps on telling lies and he always get exposed. But only thing is that he has, my observation, he has got good support of the media, and media journalists, few journalists are supporting him very well, taking the interviews and give him the great support. That's why he's been अभी 2 दिन पहले नाविका कुमार जी ने इंटरव्यू लिया, तो आई वॉज शॉक विद द इंटरव्यू कि कुछ बेसिक्स मतलब पॉइंटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए दिल्ली राइट्स को लेकर। ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए कि आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट की यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल दिया, आपने कन्हैया कुमार को क्यों सपोर्ट किया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को क्यों वो बताया था, ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो ये मुझे कभी कभी लगता है ही हैज गॉट गेट सपोर्ट ऑफ द मीडिया, दैट्स व्हाई ही गेट दैट एज। एब्सोल्युटली, आपका एकदम सही है। गौरव जी, आप सहमत हैं या एंड आपको क्या ऐड करना है प्लीज? गिरगिट भी शर्मिंदा है, ये जाने कैसा बंदा है। दैट्स इन नटशेल केजरीवाल। जितनी तेजी से वो रंग बदलता है, रूप बदलता है, और ये अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली केजरीवाल के ट्रैप में हम भी शुरू में फंसे थे। जब दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ था, आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आम आदमी पार्टी, और काफी ड्राइव किया था हमने कि ये आया है चेंज, ये आया बदलाव की आंधी, और ये बंदा राजनीति बदलने आया है। बट द मोमेंट ही प्लेड द वाराणसी कार्ड एंड केम बैक कि नहीं, अब तो मैं दिल्ली का बेटा हूं, तो हम समझ गए थे गिरगिट है। दिल्ली अभी नहीं समझी, क्योंकि उसने जो वोट बैंक है, जो हिमर ने बोला कि ही इज वेरी श्रूड, एमसीडी इलेक्शन आ रहे हैं, ही नोज विच कार्ड टू प्ले व्हेन। दिल्ली इज कैश रिच पावर सेंटर, स्टेट इतना सा है, मतलब हरियाणा से भी छोटा स्टेट ऑब्वियसली, बट पैसा, मीडिया, नॉइज, नरेटिव सब कुछ यही बनता है, और वो यहाँ पे वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। मोदी जी जितना पैसा पूरे देश में एड में खर्च करते हैं, वो उतना पैसा केजरीवाल दिल्ली और राइट कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे उसको इलेक्शन लड़ना है वहां के एड्स में खर्च करते हैं। तो पंजाब रातों रात नहीं जीता गया, और मैं अभी वार्न कर रहा हूं कि बीजेपी इज, आई एम रादर प्रेडिक्टिंग दिस, बीजेपी इज गोइंग टू लूज हिमाचल टू केजरीवाल। आई एम, प्लीज नोट दिस प्रेडिक्शन, द वे ही इज गोइंग टू मूव। आज मैंने सुबह का ट्वीट भी किया है कि केजरीवाल का नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, ही विल कम फ्रॉम हिमाचल टू हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये एक बेल्ट वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा फॉर 2024 इलेक्शन, क्योंकि जो भी ये बेल्ट कंट्रोल करेगा, इसमें आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब आ गया, वो मेन ऑपोजिशन का लीडर होगा 2024 में। ममता बनर्जी, केसीआर, ये वो, उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो हिंदी बेल्ट में कहीं स्टैंड नहीं करते। हिंदी बेल्ट में इकलौता नेता जो ऑपोजिशन के पास अब खड़ा हो रहा है, जिसके पीछे सारा खड़ा होगा, उसके पास पैसा है, उसके पास हिंदी बेल्ट की ताकत है, और उसके पास गिरगिट की तरह रंग की स्ट्रेटेजी बदलने की क्षमता है। तो ये जो चैलेंज कांग्रेस का विकल्प निकल के आ रहा है विपक्ष की राजनीति में, वो ये आदमी आ रहा है, ये रियलिटी है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता आज की डेट में। तो अगर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी थी, आज वो अरविंद अराजकता पार्टी हो गई है। जो हेमेर ने बोला अनार्की वर्ड, अनार्की इज अरविंद अराजक पार्टी। उसमें आप कन्वीनर भी वही है, प्राइम मिनिस्टर भी वही है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो भी हो, पंजाब का सुपर चीफ मिनिस्टर इनके दामाद हैं। तो ये जो केजरीवाल ने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया है पूरा का पूरा, वाइफ भी थोड़े दिन बाद उसकी किसी स्टेट की गवर्नर बन जाएगी। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, बट यू कांट हेल्प इट, दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ओके, विनीश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत सारे लोग बोल ही रहे हैं कि केजरीवाल इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस which is being vacated by Congress. Congress, one more thing, कांग्रेस का पूरा हाउस डिवाइडेड है। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं विनीश जी के आने से पहले,
मैं दिल्ली में रहता हूँ और जहां मैं बैठा हूँ यहाँ पे आम आदमी पार्टी की एक बहुत ही खास कॉन्स्टिट्यूंसी है, मदन कुमार जी। एमसीडी में दिल्ली में सबसे ज्यादा करप्ट अगर कोई है तो वो बीजेपी है। और अनफॉर्चुनेटली मोदी जी ये दिल्ली के नेक्सस को ब्रेक नहीं कर पाए हैं। ये कमजोरी रही है बीजेपी की, और बीजेपी के लोग अगर इस चीज को समझ लें, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। एमसीडी में बहुत करप्शन है, और ये करप्शन का नेटवर्क पे जब तक क्रैकडाउन बीजेपी नहीं करती, बीजेपी और एमसीडी इज लाइक बीएमसी, इट इज कैश रिच। बहुत पैसा है जो घूमता है। अगर ये नेटवर्क, ये नेक्सस बीजेपी, मोदी जी, जेपी नड्डा जी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे ये होना ही होना है। यस दिस इज माय विनीश, इनपुट। हर विनीश, सॉरी विनीश जी। गौरव जी, आपने कुछ प्रश्न भी खड़े कर दिए और कुछ आपने बातें भी रखी। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अपने गैप भर रहे हैं जहां जहां पे उन्हें मौका दिया जा रहा है, एंड हिमाचल एंड हरियाणा आर नेक्स्ट ऑन हिज टारगेट लिस्ट। पर इसमें दो चीजें समझ लीजिएगा कि जो कि हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पे देखनी चाहिए। आज अगर आपने देखा होगा, उत्तराखंड से कांग्रेस के एक पदाधिकारी को बाहर निकाला गया क्योंकि वो व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिमांड किया था, और वो कांग्रेस से थे। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। जब हम पहाड़ में चले जाते हैं, ये जो ऊपर का पहाड़ी क्षेत्र आता है, हमारा हिमाचल आ जाए, उत्तराखंड आ जाए, या तराई का क्षेत्र भी इसमें मैं लूंगा थोड़ा सा, चाहे वो बिहार का है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का नहीं लूंगा, क्योंकि वहां पे अधिकतर क्या है कि बहुत सारे जो एरियाज हैं वो मुस्लिम बहुल्य हो चुके हैं, वहां हिंदू इतना बचा नहीं। इन लोगों में हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जो हिंदुत्व के प्रति प्रेम है, जो सनातन के प्रति प्रेम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। देवभूमि, उसको अरविंद केजरीवाल जी बीट नहीं कर पाएंगे, और अरविंद केजरीवाल को आउट ऑफ बॉक्स जाना होगा हिमाचल में अपने पैर जमाने के लिए। क्योंकि उत्तराखंड में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड का जो मेन डिसीजन होता है वो पौड़ी या गढ़वाल से नहीं होता है, वो बेसिकली हरिद्वार, देहरादून, जो कि प्लेन एरियाज हैं, वहां से सरकार बनती है। परंतु हिमाचल में जो सरकार है वो प्लेन एरिया से नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्र से बनती है, और पहाड़ी लोग आज भी वो कांग्रेस और भाजपा में तो कर लेंगे, जैसे कि राजस्थान में भी आप देखते हैं, परंतु अरविंद केजरीवाल जी को वहां पे अभी वो गैप फिल कर पाने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु वो मार्क देंगे, तंग करेंगे। मैं इस बात से असहमत नहीं। बात आता हूं, उसके बाद आता हूं हरियाणा में। हरियाणा में भी वही समस्या आएगी। हरियाणा में समस्या क्या है? हरियाणा की जो राजनीति है वो भाजपा ने इस बार बदलने की कोशिश की है। वो किस प्रकार से कि उन्होंने एक पंजाबी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। हरियाणा की राजनीति जाट की राजनीति है, जैसे पंजाब में हमें जिसे जट राजनीति कहते हैं, आज भी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो जट कहे जाते हैं, मान जिन्हें कहा जाता है, आप मुख्यतः देखते हैं, या संधू या सिद्धू जट जो है। उसी प्रकार हमारे यहाँ पे चौटाला हैं, हुड्डा साहब हैं, और उस प्रकार अन्य विभिन्न जाट नेता हैं, भाजपा में भी हैं। परंतु इस राजनीति को बदलने की कोशिश भाजपा ने की है, और दूसरी बार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी आए। यहाँ पे क्योंकि मैं सही बात कहूं तो कोई भी मजबूत अपोजिशन के रूप में नहीं बैठा है हरियाणा। हरियाणा में पहले तो अपोजिशन का विकल्प ढूंढा जा रहा है। तो अब तीसरी बात पे आता हूं कि आप कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन। साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन तो वही बनेगा जिसके पास अपोजिशन में सबसे अधिक सीटें होंगी। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, इन 4 स्टेट्स की आप टोटल सारी सीट्स भी मैं बोलता हूं कि आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। 13, 10, 23 और 7 दिल्ली की 30 और 4 34 सीट में, अगर 34 के 34 में एक बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना इम्पॉसिबल सा बात कर रहा हूं कि 34 की 34 आप आम आदमी पार्टी को दे दीजिए, आप किस प्रकार से सोचते हैं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएंगे? 2024 में ये मुमकिन नहीं है, परंतु जिस धीमी गति से और जिस तरह धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपना खेल कर रहे हैं,
और वो हिंदी जानते हैं, हिंदी बहुल क्षेत्र में से आते हैं, हिंदी स्पीकिंग एरिया, क्योंकि क्या है कि जितना भी अगर आज तक आप देखें तो एक तरह से सरकार जो है वो हिंदी स्पीकिंग एरिया से आती है। उत्तर प्रदेश में आपको अपना पांव कहां तक है वो मालूम पड़ गया। अब बात करता हूं पंजाब की। साहब देखिए, पंजाब में जो काम चल रहा था वो आज से नहीं चल रहा था। पंजाब में जो काम है आप भी जानते हैं, जैसे ही दिल्ली में 2015 में दोबारा सरकार बनी थी, 2014 के बाद जब दूसरी बार अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उस समय से ही पंजाब में काम शुरू हो गया। भाजपा ने जो काम अपना है पंजाब में, काम सिर्फ 2 माह पहले, इलेक्शन से 2 माह पहले आप देखेंगे कि भाजपा पूर्णतः एक्टिव हुई थी, और उससे पहले भाजपा पूरी तरह जुड़ नहीं पाई थी। ना ही पंजाब में उसने अभी तक कोई, जैसे बोलते हैं ना कि एक कंक्रीट फैसला लेना कि हम किस प्रकार से चुनाव की रणनीति बनाना, कोई रणनीति के बिना पंजाब में उनके नेता घूम रहे। प्रथम। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी के पास पंजाब में चेहरा था मुख्यमंत्री का, जो कि भाजपा के पास कोई भी चेहरा नहीं था। कैप्टन साहब भाजपा के चेहरे नहीं थे। कैप्टन साहब से तो एक सपोर्ट ली जा रही थी कि शायद उनके सहारे पे हम लोग खड़े हो जाएंगे। मैं भाजपा का पदाधिकारी हूं, मैं फिर भी ये बात कह रहा हूं, हरियाणा से भाजपा का पदाधिकारी होते हुए भी आपको ये बात कह रहा हूं, और मैं आपसे जो बात कर रहा हूं बड़ी बेबाकी से और बड़ी स्पष्ट रूप से बात रख रहा हूं, मैं कोई बात घुमा के नहीं कर रहा। एक सवाल पूछूं विनीश जी, मैं आपको एक सवाल पूछ रही हूँ। आप जैसे बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा, मगर एक बात बता रही हूँ, जैसे इंडिया में अगर आप वोटर्स को देखेंगे, सारे वोटर्स बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो वोटर्स बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, या तो वो लोकल पार्टीज के तरफ जाते हैं, या तो फिर उनके पास विकल्प क्या है, कांग्रेस है। अब कांग्रेस कंटिन्यूअसली डाउनहिल जा रहा है, तो कोई ना कोई तो कांग्रेस का वोट बैंक खाएगा। और अगर आप देखेंगे, मतलब मुझे आप लोगों से पॉलिटिक्स कम ही आता है, मगर फिर भी जहां से देखा जा रहा है, जहां जहां पे उनको स्टेपिंग मिल रहा है, ही इज गोइंग एंड ही इज वर्किंग ओवर देयर। तो अब इस आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। आप आज तक देखिए, तमिलनाडु में भाजपा आज तक एंट्री नहीं कर पाई है, और इसी परिवेश में नॉर्थ ईस्ट में आपको कितना समय लग गया भाजपा को अपना मार्क बनाने में। केरला में क्या हालत है भाजपा की, क्या अरविंद केजरीवाल जी वहां तक पहुंचने में उतना कितना समय लगेगा भाजपा को वहां तक पहुंचने में? आज 42 साल पुरानी पार्टी होने वाली है, 42 इयर्स एज ए लाइफ स्पैन। दूसरी पीढ़ी का एक स्पैन आ जाता है। अब दूसरी पीढ़ी के स्पैन में भी आज तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में अपना मार्क उस तरह से नहीं रख पा रहे। हालांकि इस बार अन्नामलाई जी की वजह से हमें वहां पे बहुत ज्यादा सफलता मिली है। हमारे कुछ नेता वहां पे अनअपोज चुने गए हैं, जहां के डीएमके का इतना वर्चस्व रहा हो। उस इलेक्शन में एआईडीएमके को पीछे रखकर भाजपा का दूसरे नंबर पे आना, भाजपा का एक मार्क बनना नजर आता है। अब बात फिर आते हैं दिल्ली पर। दिल्ली में एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, और दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल जी विभिन्न तरह के अपनी, जैसे बोलते हैं ना कि लुभावनी बातें और कायाद, जैसे कि गौरव जी ने कहा, शुरू कर चुके। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एमसीडी में बहुत ज्यादा करप्शन आ चुकी है और है। अगर हम याद करें 2017 में जब चुनाव हुए थे तो 270 के 270 कैंडिडेट, भाजपा एक अकेली ऐसी पार्टी थी जिसने 270 के 270 कैंडिडेट बदले थे, एक भी रिपीट नहीं किया था साहब। गौरव जी दिल्ली से है, मेरे से बेहतर बता पाएंगे। और तब भी यही इल्जाम था कि साहब करप्शन है, और आज भी वही इल्जाम है कि करप्शन। परंतु गौरव जी, मेरी एक पर्सनल रीडिंग है दिल्ली को लेके कि जब तक भाजपा एमसीडी में रहेगी और एमसीडी में तीनों एमसीडी जीतकर मेयर के चुनाव जीतती रहेगी, मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है कि तब तक आप सरकार नहीं बना पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि वहां पे आपके जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं वो अपने आप को एमएलए चुनाव के दावेदार समझना शुरू कर देते हैं, और चुनाव आते वक्त जब पार्टी किसी को टिकट देती है, मान लीजिए किसी एक कॉर्पोरेटर को दिया या वहां के किसी नेता को दिया,
तो कॉर्पोरेटर वर्ग का एक बहुत बड़ा जो लॉबी होती है वो नाराज हो जाती है और वो घर जाके बैठ जाती है और काम ही नहीं। दिल्ली में भाजपा का जो ग्रोथ हुआ है, दिल्ली में भाजपा का जो ग्रोथ हुआ है वो मोदी जी के कार्यों से हुआ है। मैं नहीं समझता हूं कि आपकी स्टेट लीडरशिप इतना अच्छा कोई काम कर रही है या वहां पे कोई मार्क दे पा रही है कि लोग भाजपा की तरफ झुकाव कर पाए। मैं गौरव जी आपसे जानना चाहूंगा, सिंस यू आर फ्रॉम दिल्ली सर। मैं गौरव जी आप बोलने से पहले मैं हेमीर जी को थोड़ा सा लेके आऊंगी। हेमीर जी, जैसे इन लोगों ने बोला है नॉर्थ के इसके स्टेट्स का, मैं जानना चाहती हूँ कि गुजरात में, आप गुजरात से हैं, तो गुजरात में क्या देख रहे हैं आप? तो आपकी कितना अंदर आ सके हैं केजरीवाल? गुजरात में आपका कोई अस्तित्व नहीं है। गुजरात में आप नहीं जीत पाएगी, आएगी तो 2-3 सीट, मैक्सिमम 2-3 सीट। दैट टू आई हैव अ डाउट, स्ट्रॉन्ग डाउट। सो सी what Kejriwal is doing is Kejriwal is targeting a border states, Gujarat, Goa, Uttarakhand, Haryana and Punjab. He wants to have that trio of Punjab, Haryana and Delhi. I doubt he is targeting the Himachal Pradesh. Now, why Haryana and Punjab? Because see, the day when farms protest started, he started supporting the farmers, giving a free Wi-Fi and other facilities. Reason, he knew that maximum protesters are from the Punjab and Haryana, and he knew the elections are coming in Haryana and Punjab. So if he wants to win the elections, he needs to praise these people. So he was successful almost in Punjab by doing that, by giving the free Wi-Fi and all those things. तो हरियाणा में भी वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा कि उसने जो वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की, उसने जो बेस बनाया है, जो सपोर्ट दिया है प्रोटेस्ट के दरमियान, वो लोग उसको सपोर्ट करेंगे और वो लोग उसका कार्डर बन सकते हैं चुनाव के दरमियान, प्रचार के दरमियान। सो बीजेपी हैज टू बी वेरी अलर्ट एज फार एज हरियाणा इज कंसर्न। गुजरात देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ आम आदमी पार्टी, दैट इज फॉर श्योर। 110% नहीं आएगी। सी अरविंद केजरीवाल जो टारगेट कर रहे हैं वो कांग्रेस के जो गैप है वहां पे टारगेट नहीं कर रहे, जहां पे बॉर्डर स्टेट है वहां पे टारगेट कर रही है। और एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न, मैंने 2000 के दिल्ली में जो पहली बार जो सरकार बनी थी, तब आप देखिएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाज नॉट सीरियस अबाउट दिल्ली। तो तब केजरीवाल वाज एट द पीक, हिज वेव वाज एट द पीक। तो वो अंदर चली जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, उसमें बीजेपी का फायदा था, ताकि वो ही वाज वेरी पॉपुलर अमंगस्ट कॉमन पीपल इन द मीडिया। तो अगर वो हार जाते उस वक्त तो शायद वो एनार्किज्म ज्यादा स्प्रेड करते, वो बार बार आंदोलन करते, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, काम नहीं करने देते। तो दैट वाज द स्ट्रेटेजी, दैट इज माय एनालिसिस, दैट वाज अ स्ट्रेटेजी ऑफ बीजेपी टू कीप हिम इनसाइड द पावर, ताकि वो खुद भी एक्सपोज हो जाए और वो परेशान ना कर सके। तो 20 का जो इलेक्शंस आया उसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बीजेपी, द दिल्ली प्रॉब्लम ऑफ बीजेपी इज दे आर नॉट यूनाइटेड। आप जितने भी बीजेपी के लीडर्स देख लीजिए, दिल्ली में यूनाइटेड नहीं है। हर्षवर्धन जी हो, मीनाक्षी लेखी हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, मनोज तिवारी हो, ये सब डिवाइडेड है, सबको चीफ मिनिस्टर बनना है, दे आर नॉट यूनाइटेड। इस सब लोग ने अपना अपना ग्रुप बना के रखा है, वो तो आपको ट्विटर पे ही दिख जाएगा। तो वो भी टॉप लीडर्स को मालूम है। और ये भी एक रीजन है, उन्होंने किरण बेदी को लेके आए थे बाहर से, क्योंकि ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो, इसलिए उन्होंने किरण बेदी को बाहर से लेके आए थे। और किरण बेदी एंटी करप्शन मूवमेंट में से आई थी, अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट में से आई थी, और महिला थी और आईपीएस ऑफिसर थी, और दिल्ली के लोग उसे जानते भी थे। तो दिस वर द पॉइंट्स, बिकॉज ऑफ दैट दे ब्रॉट किरण बेदी। एंड मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाज इन लोग आपस में ना लड़ झगड़ मर के किसको कैंडिडेट चुना जाए। 2020 में वो लोग विदाउट कैंडिडेट गए और हार गए, लेकिन वो लोग बीजेपी का वोट बैंक नहीं तोड़ पाए। तो मेरे हिसाब से इनकी जो मेन स्ट्रेटेजी है बीजेपी की दिल्ली को लेकर के, केजरीवाल को अंदर ही बिजी रखो
और उसको जो करना है करो, फिर उसके करप्शन को उजागर करके उसको एक्सपोज करके उसको खत्म कर दो। भाई जैसे जो यूपीए के टाइम पे हुआ था, कोलगेट स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, सब मिला के। और मुझे जो ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली में जो केजरीवाल की बातें हो रही है कि वो गैप फुलफिल कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। रीजन ये है कि देखिए, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मैक्सिमम आपको 2 करोड़ से 3 करोड़ वोट्स चाहिए ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस एक मिनट, जीतने के लिए। विनीश जी एंड गौरव जी, आप लोगों का वीडियो ऑफ हो गया था। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, अगर आपको पीएम बनना है, अगर आप नेशनल लेवल पर टारगेट कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको जो केजरीवाल के पास अभी नहीं है, ना ही 15-20 साल तक आ सकता है। अभी आज के ही पत्र प्रशांत किशोर ने भी ये प्रेडिक्ट किया है कि केजरीवाल कैन नॉट बी अ प्राइम मिनिस्टर टिल 15 to 20 years, क्योंकि ही नीड्स टू 2 करोड़ वोट्स मिनिमम। तो वो तो आपको एक इजीली पॉसिबल नहीं काउंटर है। दे रही हूँ हेमिर जी। हाँ एज फार एज हाँ प्रशांत किशोर इज कंसर्न, आई थिंक इज ओवर हाइप्ड। मैंने बहुत से उनकी एनालिसिस देखी है। प्रशांत किशोर हमेशा विनिंग पार्टी के पास ही जाता है एंड या बोलने के लिए वो बहुत कुछ बोलते हैं। वो मतलब ही हैज अ हैबिट ऑफ टॉकिंग। तो मैं उनको बहुत ज्यादा या सीरियसली लेती नहीं हूँ। मैं भी नहीं लेता, लेकिन हाँ, आई जस्ट उनको हाइप मैंने कर उसका दिया है जो जैसे केजरीवाल को हाइप किया गया है हाँ, ना। मुझे लगता है प्रशांत किशोर को भी वैसे ही हाइप करके हमारे जो लुटियंस कबाल है उन्होंने ऊपर उठा के रखा है। जो केजरीवाल है ऐसी, जब वो यूपी के इलेक्शन हुए थे 2017 में, जब ये दोनों नौजवान साथ में मिलके आए थे साइकिल पर सवार होने, तब प्रशांत किशोर वॉज द स्ट्रेटेजी प्लानर ऑफ देयर पार्टी। तब प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू में ही कहा था इलेक्शन खत्म होने के, दोनों सुन नहीं रहे थे जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, अपना आप ही लगा वो काम कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक भी कह दिया कि 2022 में यूपी इलेक्शन बीजेपी जीत जाएगी, 250 + 280 आ जाएगी। और प्रशांत किशोर को मैं भी इतना सीरियसली लेता हूं, लेकिन उसका जो बेसिक पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है कि 2 करोड़ 3 करोड़ वोट चाहिए अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो अगर आपको पार्टी को पूरे नेशनल लेवल पे ले जाना है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि 2024 में बन जाओगे या 2029 में बन जाओगे। तो दैट पॉइंट आई आई एग्री विथ हिम कि इतना इजी नहीं है। बीजेपी को भी फुल मेजोरिटी लेने के लिए आज कितने 30 साल लग गए, 2085 से लेकर 2014 तक, तो इतना टाइम लगता है। केजरीवाल और ममता बनर्जी आर जंपिंग टू फास्ट, दैट्स व्हाट आई प्रेडिक्ट। या टू एम्बिशियस टू फास्ट, ये मैं भी अग्री करती हूँ। या गौरव जी, आपको विनीश जी ने क्वेश्चन बोला था, चलिए अभी आप उसका बोलिए। एंड ये बात तो मैं भी हमेशा देखती हूँ कि बीजेपी दिल्ली इज अ डिवाइडेड हाउस। ये कहाँ तक सही है, बोलिए। सो विनीश जी ने भी और हेमंत जी ने भी बड़ी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट बोला कि बीजेपी में 2 लोग आए आउटसाइडर से, दिल्ली कबाल से। दिल्ली दरबार जो था, बीजेपी में भी एक दिल्ली दरबार था। और उन लोगों ने जब, जो मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उन्होंने दिल्ली दरबार को ज्यादा छेड़ा नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज अ पॉलिसी। और वो दिल्ली दरबार अपना काम करता रहता है। मोदी जी के बूते पे 7 सीटें आ गई लोकसभा की। ऑनेस्टली बीजेपी वाज नॉट सीरियस इन विनिंग द स्टेट इलेक्शंस। एमसीडी इज अ लेगेसी थिंग। Most important thing on this thing is about the Kejriwal factor is Kejriwal is a very very strategic guy, as we all know. वो स्टार्टअप वाला मॉडल यूज करते हैं। मेरा ये स्टार्टअप का मॉडल है, इसमें इसमें पैसे चाहिए, जहां जहां टिकट चाहिए मुझे पैसे दे दो, तो वो टिकट बेचते हैं। उनको पता है जीतना नहीं है, लेकिन टेस्टिंग चलती रहती है, जिसे हम टेक की भाषा में बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। तो हर मार्केट में वो अपनी अपनी बीटा टेस्टिंग करते रहते हैं। ही नोज ही कैन नॉट प्ले इन लार्ज ज्योग्राफीज, क्योंकि उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, केटर चाहिए। छोटी ज्योग्राफी वो खेल सकते हैं। तो वो यूपी में कभी नहीं जाएंगे, बिहार में कभी नहीं जाएंगे, वो एमपी राजस्थान नहीं जाएंगे, वो गुजरात में पता है कुछ नहीं कर सकते, महाराष्ट्र वो चू तक नहीं करेंगे। बीएमसी के इलेक्शन में वो जरूर कूदेंगे। रीजन बीइंग बीएमसी इज अगेन अ कैश काउ। तो अगर 5-6 भी काउंसलर आ जाते हैं एमसीडी के इलेक्शन में, पूरा जोर लगाएगा, जीतेगा नहीं। एंड नोबडी इज सेइंग दैट अरविंद केजरीवाल इज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर 2024. वी नो ही इज नॉट. All we are saying is he occupying the space vacated by Congress? So even if he has got 10 MPs,
एंड दिस इज आई एम आस्किंग विनीश जी, 37 MP की बात नहीं है, अगर उसके पास 10 MP भी हैं तो वो एक सेनर वॉइस बनेगा ऑपोजिशन की कंपेयर टू 15 MPs और किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के कांग्रेस के अलावा आएंगे नहीं, कांग्रेस के 44 से भी कम ही होने हैं। तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस के पास बचेंगे 15 से 20 MP मैक्सिमम, अगर बहुत अच्छा कांग्रेस परफॉर्म करती है तो। दैट इज ऑल्सो आई एम डाउटफुल, क्योंकि जिस तरह से 2024 चल रहा है, मोदी जी ही आ रहे हैं, अभी से देखना चाहिए, यूपी आ गया अपने पास, MP अपने पास ऑलरेडी है, गुजरात अपने पास ऑलरेडी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ऑलरेडी वेव है। तो जो मोटे वोट बैंक है, तमिलनाडु में वी हैव गॉट कंट्रोल नाउ, तो वो बीजेपी के पास मोटी स्टेट्स है। बंगाल में बीजेपी के MPs फिर आएंगे, क्योंकि जितनी भी वायलेंस हो रही है ये प्रो बीजेपी जा रही है। सो नेशनल पॉलिटिक्स 2024 बीजेपी इज सॉर्टेड। अरविंद केजरीवाल की जो मैम ने बात पूछी कि इज ही अ न्यूसेंस वैल्यू, so will he replace Rahul Gandhi as a nuisance factor in 2024? If that is the question, yes he will. So answering the first question. Second thing, Gaurav bhai, my pointed question was something else. Apart from this, what you did, उसमें मैं एक बात और जोड़ दूंगा, but वो later on, because there must be some joy within the chat. So my question was, is BJP sorry, does any state leadership exist in BJP right now in Delhi? No. My question was that, sir. No, there is no state leadership. आप एक चीज और देखिएगा, और आप इसमें, मैं इस प्रवेश में आपको एक चीज और थोड़ी सी करता हूं, तो आप उसको शायद वाज़ेह करेंगे। Number one is, if you remember, we had Madan Lal Khurana ji as CM of Delhi long time back. और उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगे, तो उनको हटा के साहिब सिंह वर्मा जी को CM बना दिया गया। और जब वो इल्जाम हट गए उनके ऊपर से, तो मदन लाल खुराना जी ने कहा कि मेरे को CM बनाना चाहिए। तो इस पर साहिब सिंह वर्मा जी ने ये बात कही कि भाई साहब, मैं कोई मेकशिफ्ट CM नहीं था, इट वाज नॉट टॉक। तो उनको हटा के सुषमा स्वराज जी को बनाया गया, और गुस्से में साहिब सिंह वर्मा जी बस से अपने घर गए थे। He didn't went by an official car to his home even after his surgery. If you remember, since you are in Delhi, आप उस दिन से लेके, जब से सुषमा स्वराज जी उसके बाद से हटी as CM, आज तक दिल्ली ने वो स्टेट लीडरशिप अपने में डेवलप ही नहीं की। बीच में डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ना, उनका इमेज बहुत अच्छा है। मैंने एक चीज देखी है दीदी इसमें, कि प्रॉब्लम इज दैट व्हेनेवर अ बिग लीडर कम्स इन दिल्ली, ही स्टार्ट फोकसिंग टू सेंट्रल, जिसे बोलते हैं ना कि भी वो हम गणेश परिक्रमा बोलते हैं, वो गणेश परिक्रमा करनी शुरू कर देते हैं और सेंटर में जाके बैठ जाते हैं। दिल्ली को तो वो भूल जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मिस, क्या ऐसा प्रॉब्लम? कार्टेल है ना, हरीश खुराना मदन लाल खुराना के बेटे, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के बेटे, और दोनों बीजेपी के नेता हैं, एक दूसरे से नहीं बात करते। क्या मैं इंटरफियर कर सकती हूँ? हाँ जी, टाइम कम हो गया। टाइम आप बराबर समझ रहे हैं, टाइम का प्रॉब्लम आ रहा है। बट यू नो, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हेमीर जी ने एंगल दिया, वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एक नया पॉइंट, मतलब इतनी ज्यादा चर्चा सुनती हूँ, हेमीर जी ने एक नया पॉइंट दिया। ऑफ कोर्स विनीश जी का तो पता है मुझे, उनका मैं देखती रहती हूँ ट्वीट। गौरव जी तो एकदम, मतलब सुबह सुबह उठ के जॉगिंग के टाइम में बीजेपी के लिए, योगी जी के लिए शुरू एकदम अभी 2 दिन और नोएडा रह गया, उसके बाद यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का फॉर्मूला शुरू होगा। बिल्कुल, मतलब इसीलिए, मगर इट वाज गुड। एट द एंड ऑफ द डे आई कैन से कि हम लोग ये चारों के चारों ये मान लेंगे कि यस, केजरीवाल इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू ऑक्यूपाई द स्पेस दैट इज बीइंग vacated by Congress, and that I don't think so is very healthy for the country, क्योंकि there will be a group who will not vote for BJP. This is a democracy. वोट तो अलग अलग करेंगे लोग, जिनको जो अच्छा लगता है। मगर मुझे यही लग रहा है कि केजरीवाल इज कमिंग, एंड आप लोगों की बात सुन के भी मुझे लग रहा है कि यस, केजरीवाल इज ट्राइंग। मगर हाँ,
जो केजरीवाल खुद ही मतलब वो जो अपने पांव लेके कुल्हाड़ी पे मारते हैं, जैसे कि उन्होंने पंजाब ये कश्मीर फाइल्स के साथ किया है, वैसे करते रहे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेट हिम एक्सपोज हिमसेल्फ। हम लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इतने अच्छी तरह से अपने आप को एक्सपोज कर देते। इवन दो जैसे हेमी जी ने बोला था, नाविका जी ने उनका इंटरव्यू लिया, व्हाट वाज दैट, वो तो समझ में नहीं आया। बाद में आप अपने चैनल पे डॉक्टर रंगनाथन को लाके उनसे कुछ बुलाएंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। यू आर अगर आप केजरीवाल को अगर आप बोल रहे हो कि ही इज कॉन्ट्राडिक्ट्स हिमसेल्फ, तो ये पावर जो मीडिया हाउसेस है वो भी अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एंड तो यही मैं बस आप लोगों को इसी बोल के थैंक्स बोलूंगी कि यस, लास्ट पॉइंट में बोल सकता हूँ। हाँ जी बोलिए। पीपल हैव टू स्टार्ट सीइंग थ्रू हिज गेम। लोग ये इनके जो बातें है ना, डिस्कनेक्ट जो है, वो डिस्कनेक्ट को लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एक चेतावनी बोलिए, क्योंकि a person who is continuously lying, उनको आप हमारा देश काफी आगे निकल चला है, बदल गया है हमारा देश। हाँ हेमी जी आप बोलिए जल्दी से, फिर मैं क्लोज करती हूँ। हाँ जल्दी से लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ। देखो अभी तक केजरीवाल के पास फुल पावर स्टेट नहीं आया था, अभी पंजाब आया है, अभी उसका टेस्टिंग का टाइम आया है। एंड आई एम 110% जो उसका माइंडसेट है एनार्किज्म का, झूठ का, वो पंजाब में उसको एक्सपोज कर देगा और वहां पे शायद स्पीड पैदा हो सकता है आम आदमी के बीच, पार्टी के अंदर ही। और अभी 3-4 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक गूगली डाला हुआ है पंजाब गवर्नमेंट को, भगवत मान गवर्नमेंट को, कि 18,000 प्रीपेड मीटर लगाइए आप, उसके बाद आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये जो गूगली है ना, उसमें वो फंस जाएंगे। थैंक यू। लेट्स होप सो। कॉमेडी शो देखने के लिए हम लोग सब तैयार है। एंड आई एम एंजॉयिंग द मेल्टडाउन। केजरीवाल का एंजॉय, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। विनीश जी, Punjab is a litmus test. Punjab is a litmus test. Yes. And Isha ji, I'll request you that we must do part 2 and part 3 of this because we have limited time. I think Gaurav ji and Himir ji has great inputs. और इन लोगों के इनपुट्स ऐड करते हुए आई थिंक वी शुड पुट ऑन द थिंग्स फॉरवर्ड टू यू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, सभी लोगों को धन्यवाद। एंड श्रोताओं, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।